तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक एरिना में दो प्रिंसों को फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ लोग इन दोनों में से थर्ड प्रिंस नामक पर्सन के लिए काफी ज्यादा शेयर अप कर रहे होते हैं। थर्ड प्रिंस जो कि ये बंदा होता है, ये किसी और से नहीं बल्कि अपने भाई सेवंथ प्रिंस से फाइट कर रहा था। और वाकई में ये दोनों भाई फाइट के मामले में एक दूसरे को बिल्कुल बराबरी का टक्कर दे रहे होते हैं। सेवंथ प्रिंस जो कि हमारा मेन कैरेक्टर, ये अपने पालमेंट के साथ थर्ड प्रिंस की तरफ बढ़ता है, बट थर्ड प्रिंस अपने ऑरा को अपेयर करता है और सेवंथ प्रिंस को दूर गिरा देता है। तब ये देखकर लोग पागल होते हुए कहते हैं कि देखो थर्ड प्रिंस कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिस पर एक लड़का कहता है कि लेकिन ये तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट थी, तो फिर थर्ड प्रिंस ने अपने ऑरा का यूज क्यों किया। तब नीचे वाला कहता है कि अगर सेवंथ प्रिंस के पास कल्टीवेशन नहीं है तो फिर इसमें थर्ड प्रिंस की क्या गलती है। जिस पर बगल वाला कहता है कि बहस मत करो, सभी जानते हैं थर्ड प्रिंस सेवंथ प्रिंस को बहुत ही आसानी से डिफीट कर देगा, क्योंकि सेवंथ प्रिंस ने अपने कल्टीवेशन का वेग नहीं किया है। इसीलिए इस मैच को बस एक अच्छे शो की तरह एंजॉय करो। तब इधर वेरिना में थर्ड प्रिंस सेवंथ प्रिंस से क्या था कि भाई हार मान लीजिए, भले ही आप हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, बट बगैर अपने कल्टीवेशन को अवे किया आप मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर पाएंगे। जिस पर सेवंथ प्रिंस क्या था कि सीट हर बार यही होता है। तब थर्ड प्रिंस क्या था कि आप जन्मे ही लूजर थे, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, जाइए अब आराम से जख्मों पर तेल मालिश करके रेस्ट कीजिए। और इतना कह के थर्ड प्रिंस यहाँ से चला जाता है। जिस पर आप सीन चेंज होता है और हमें सेवंथ प्रिंस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेवंथ प्रिंस की जो होने वाली वाइफ थी वो उसी के भाई क्राउन प्रिंस के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। यहाँ ये लड़की अब क्राउन प्रिंस से कहती कि अगर तुम्हारे भाई ने हमें देख लिया तो। तब इसकी इतना कहते वाकई में सेवंथ प्रिंस यहाँ आ जाता है, जो इन लोगों से पूछता है क्या यहाँ मुझसे मिलने मेरी फियोंसे माँ क्यों ना आई थी। जिस बार इस बात को सुन के ये लोग घबराने के सिवा कुछ भी नहीं कहते हैं। जिस बार सेवंथ प्रिंस की नजर भी अब कमरे की ओर पड़ती है, जहाँ क्राउन प्रिंस कह रहा होता है कि उस यूजलेस बास्टर्ड की चिंता तुम क्यों कर रही हो, उसने अभी तक अपने कल्टीवेशन को भी अवेक नहीं किया है, मैं जब चाहूँ उसे कुत्ते की तरह पट्टा बना के मार सकता हूँ। इन बातों को सुनकर सेवंथ कह था कि मौकिन तुमने मुझसे धोखा किया, और इतना किया कि ये गेट खोल देता है। जिस पर ये लोग भी अंदर से बगैर किसी रिग्रेट या फिर शर्म के सेवंथ प्रिंस को देखते हैं। तब सेवंथ कह था क्राउन प्रिंस तुम। जिस पर क्राउन प्रिंस कह था कि बुरा मत मानो भाई, ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पर सिर्फ पावरफुल लोगों की ही इज्जत और पूजा होती है। अब अगर हमारे रॉयल पैलेस में तुम वेस्ट निकल गए तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तब ये लड़की माफिन भी कह रही सेवन तुम जाओ भाड़ में, हम चले पहाड़ में, मुझे क्राउन प्रिंस पसंद है ना कि तुम, इसलिए मेरी लाइफ से दफा हो जाओ। जिस बार इतना सुनते सेवन इनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, बट क्राउन प्रिंस तुरंत ही साइड हो जाता है। जिसके बाद ये अपने ड्रैगन मास्टर सोल को अपेयर करके सेवन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। तब इस अटैक के लगते ही सेवन बाहर की ओर घसीटता हुआ जाके गिरता है और काफी हर्ट होते हुए खांसने भी लगता है। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है भाई क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे मार सकते हो, आखिर तुम जैसे नाली के कीड़े ने ये सोचा भी कैसे। तब सेवन प्रिंस इस लड़की से कहता है तुम्हारे फादर ने हमारी सगाई भी की थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर माफिन कहता है हाँ मेरे पिताजी ने वो किया था, लेकिन तब तुम एक ग्रेट जनरल थे, लेकिन अब देखो तुम क्या से क्या हो गए, क्या वाकई में तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसे वेस्ट से शादी करूंगी। तब सेवंथ क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम तो जानते हो ना कि मैं रॉयल पैलेस का ग्रेट जनरल हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अपने भाई के मंगीतर के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें करने की वजह से एम्परर तुम्हें पनिश करेंगे। जिस पर तभी आप रॉयल पैलेस का मेन मंत्री आते हुए कहता है कि उसकी चिंता आप मत कीजिए सेवंथ प्रिंस, और फिर ये मंत्री क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हुए कहता है कि आप जैसा चाहते थे चीजें बिल्कुल उसी तरह से हुई है। तब क्राउन प्रिंस कहता है तो फिर बता दो इस कूड़े को कि इसकी औकात क्या रह गई है। जिस पर ये मंत्री अब एक लेटर को पढ़ते हुए कहता है क्योंकि अब सेवंथ प्रिंस में वो दम नहीं रह गया जो कि आज से 3 साल पहले हुआ करता था। अब तो कल का जन्मा बच्चा भी अपने कल्टीवेशन को अब एक कर पा रहा है, बट सेवंथ प्रिंस अब भी नहीं। इसीलिए हमारे एम्परर ने सेवंथ प्रिंस को ग्रेट जनरल की पोजीशन से हटाने का फरमान जारी किया है, यानी रॉयल पैलेस में अब सेवंथ प्रिंस के लिए कोई भी हाई पोजीशन नहीं है। तब इतना सुनते सेवंथ अब काफी शौक होती हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एम्परर ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर क्राउन प्रिंस अब काफी जोरों से हंसते हुए कहता है कि लो अब तो रॉयल पैलेस का मेंबर भी नहीं रहा। और फिर क्राउन प्रिंस अब सेवंथ से कहता है कि तुम्हारी सब काबिलियत थी तब पिताजी ने तुम्हें यूज किया, बट अब चूंकि तुम सिर्फ एक वेस्ट ही रह गए हो, इसलिए पिताजी ने तुम्हें चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। जिस पर इतना क्या कि ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब सेवंथ प्रिंस अब होपलेस होकर बैठते हुए क्या था कि मास्टर पीगा आपने कहा था कि जब एक दिन मुझसे सब कुछ छीन जाएगा उस दिन मैं आपका डिसाइबल बनने के लिए वर्दी हो जाऊंगा। क्या आप आज ही के दिन के बारे में मुझे हिंट दे रहे थे। जिस पर यहाँ भी गोलू मोलू क्यूट सा पीगे अपेयर होती हुई क्या था कि बिल्कुल सही कहा।
मैं चाहता था एक न एक दिन ये होगा, इसलिए मैंने तुम्हें पहले डिसाइबल एक्सेप्ट नहीं किया था, बट अब एक्सेप्ट करता हूँ। आज से और अभी से मैं मास्टर पीक 7th हेवनली क्रिएचर में से एक, जिनके पास 36 सुप्रीम टेक्निक्स, 72 हेवनली टेक्निक्स और ना जाने कितने स्काई लेवल के टेक्निक्स मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बताओ क्या तुम ग्रेट मास्टर पीक से ये सारी चीजें सीखना चाहोगे? तब 7th कहता है कि इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, प्लीज सिखाइए मुझे। जिस पर मास्टर पीक कहता है कि आओ फिर मेरे साथ। और इतना क्या कि ये 7th को एक अलग ही डायमेंशन में ले आते हैं, जहाँ पर चारों तरफ आसमान में हजारों स्वॉर्ड किसी तारे की तरह चमक रहे होते हैं। तब 7th कहता है कि इतने सारे स्वॉर्ड आखिर हम है कहाँ? जिस पर मास्टर पीक कहते हैं कि स्वॉर्ड रिलम में, जो कि एंशिएंट टाइम से मोस्ट पावरफुल वेपन और कल्टीवेशन स्टाइल में से एक है। बट 10,000 सालों के बीतते बीतते सारे स्वॉर्ड कल्टीवेटर डिसअपेयर हो चुके हैं, क्योंकि बीते इन सालों में इंसानों ने तरक्की करते करते इतनी तरक्की कर ली कि अब वो इन वेपन से ज्यादा पावरफुल बीस्टों को मार के ही उनके सोल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के टाइम में वेपन टाइप का कल्टीवेशन तो जैसे खत्म ही हो चुका है। तब 7th कहता है कि आपका मतलब मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनने वाला हूँ? जिस पर मास्टर पीक कहता है क्यों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? तब 7th कहता है कि आपत्ति नहीं है, बस थोड़ा ही ओल्ड फैशनेबल लग रहा है। जिस पर मास्टर पीक कहता है कि ओल्ड ही तो गोल्ड होता है लड़के। तब 7th कहता है कि बताइए फिर मुझे क्या करना है? जिस पर मास्टर पीक कहता है कि सबसे पहले तुम एक स्वॉर्ड को चूज करो। तब 7th पूछता है कि इतने सारे स्वॉर्ड में मैं एक को चूज कैसे करूं? जिस पर मास्टर पीक कहते हैं कि चिल्लाते हुए कहो कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड का ओनर बनना है। तब 7th थोड़ा फनी स्टाइल में कहता है कि सीरियसली? जिस पर मास्टर पीक कहते हैं कि बिल्कुल। तब 7th भी बिल्कुल इसी तरह से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल स्वॉर्ड का ओनर बनना है। जिस पर 7th ऐसा कहते इन स्वॉर्ड्स में हलचल होने लगती है। तब 7th कहता है कि अरे वाह, लगता है काम हो गया। मास्टर पीक देखिए एक स्वॉर्ड मेरी तरफ ही आ रहा है, लेकिन तभी कोई दूसरा स्वॉर्ड आके इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर अब चारों तरफ इन स्वॉर्ड्स के बीच में जंग छिड़ जाती है। तब 7th पूछता है कि मास्टर आखिर ये सब क्या हो रहा है? जिस पर मास्टर पीक बता दे कि यहाँ पे मौजूद हर एक स्वॉर्ड को लगता है कि वही सबसे पावरफुल है, इसीलिए तुम्हारे पास आने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इस पूरे स्वॉर्ड रिलम में 10,000 सालों बाद कोई आया, भला ऐसे मौके को ये लोग कैसे जाने दे सकते हैं? तब ये स्वॉर्ड्स फाइट करते करते प्लैनेट्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसे देख 7th कहता है क्या ही ईगो है इन स्वॉर्ड्स में। तब मास्टर पीक अपने मन में कहता है कि ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस लड़के के इन सारे स्वॉर्ड्स में ऐसी जंग छिड़ चुकी है। लगता है इस लड़के को अपना ओनर बनाने के लिए पूरा स्वॉर्ड रिलम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर 7th कहता है कि मास्टर ऑलमोस्ट सारे स्वॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्या मेरे लिए एक भी बचेगा या फिर नहीं? तभी आसमान में अभी एक स्वॉर्ड अपने आसपास के सारे स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करते हुए 7th के पास आ जाता है। तभी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए 7th कहता है कि ये, जिस पर मास्टर पीक कहता है कि ये स्टार स्वॉर्ड है, यकीन नहीं हो रहा कि इसने तुम्हें चुना। 7th जैसा कि स्वॉर्ड का नाम है, इसकी बनावट भी एक एंशिएंट टाइम में चमकते हुए सितारे से हुए थे। इस स्वॉर्ड को अगर तुम पूरे कंसंट्रेशन और दिल से चलाओगे तो फिर इसमें इतनी काबिलियत है कि यह स्पेस तक को भी 2 हिस्सों में काट सकता है। एक तरफ से मान लो ये खूबसूरत स्वॉर्ड एक तबाही का मंजर है। तब 7th कहता है क्या वाकई में ये स्वॉर्ड ऐसा कर सकता है? मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। जिस पर मास्टर पीक कहते हैं कि अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम ही बहुत ही ज्यादा वीक हो। बस एक बात हमेशा याद रखना, वेपन चाहे कैसा भी हो दम चलाने वाले में होना चाहिए। वेल अब मेरे पास स्वॉर्ड्स की जितनी भी टेक्निक्स है धीरे धीरे एक एक करके मैं उन सबको तुम्हें दूंगा। अभी के लिए फिलहाल मैं तुम्हें एक टेक्निक देता हूँ जिसका नाम वन स्वॉर्ड है। चलो अब इस टेक्निक को तुम तब तक प्रैक्टिस करो जब तक तुम इसे सीखना जाओ। तब सीन चेंज होता है और हमें 5 घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 7th ने इन घंटों की मेहनत से इस स्वॉर्ड में अपना बेसिक पकड़ मजबूत कर लिया था। जिस पर मास्टर पीक कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने लगभग इस टेक्निक को सीख लिया है। चलो अब पूरे कंसंट्रेशन से उन बादलों में छिपे चांद पर निशाना लगाओ। तब 7th भी यस मास्टर कहते हुए इस टेक्निक को चांद की तरफ कर देता है। जिस पर अब इस टेक्निक के लगते चांद बादलों से निकल के बिल्कुल चमकने लगता है। तब मास्टर पीक कहते हैं कि क्या बात है, तुम तो चीजों को काफी तेजी से सीख रहे हो। जिस पर 7th पूछता है क्या वाकई में चांद मेरी वजह से निकला? तब मास्टर पीक कहते हैं हाँ ये तुम्हारा ही अटैक था जिसने बादलों को साफ कर दिया। अगर तुम इस वन स्वॉर्ड टेक्निक में महारत हासिल कर लो तो फिर यकीनन एक दिन स्पेस को भी बैंड कर दोगे। बट एक चीज का ध्यान रखना, स्वॉर्ड कल्टीवेटर दुनिया में 10,000 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो। जिस पर 7th कहता है ठीक है मैं समझ
किया। तब सीन चेंज होता और अब हम क्राउन प्रिंस के पैलेस को देखते हैं, जहाँ माफिन इससे पूछते हैं कि आखिर अब तुम सेवेंथ का क्या करोगे। मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। तब क्राउन प्रिंस कहता है डोंट वरी, वो आज रात नहीं बचेगा। मैं चाहता हूँ सेवेंथ को सिर्फ रॉयल पैलेस से हटा देने से काम नहीं होने वाला, वो जिद्दी है, बदला लेने वापिस जरूर आएगा। जिस पर मार्विन खुश होते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा ही 2 कदम आगे की सोचते हो, क्या हमें सुबह होते होते गुड न्यूज मिल जाएगा। तब क्राउन प्रिंस भी यस कहता है, जिस पर मार्विन कहते हैं अरे देखो अचानक चांद भी कितना चमकने लगा, लगता है ये इशारा है कि तुम्हारी बात सच होने वाली है। तब क्राउन प्रिंस कहता है चलो फिर इस रात को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसी चांदनी रात बार बार देखने को नहीं मिलती। जिस पर इधर अब हम क्राउन प्रिंस के भेजे हुए लोगों को देखते हैं, जहाँ इनका लीडर कहता है कि आज सेवेंथ प्रिंस को किसी भी हाल में मारना ही है, हमने पेमेंट भी एडवांस ले लिया है। तब पीछे का आदमी कहता है कि ब्रदर आखिर उस बगैर कल्टीवेशन वाले प्रिंस को निपटाने के लिए हम लोग इतने सारे क्यों जा रहे हैं, हम में से तो कोई एक भी जाके उसका काम तमाम कर सकता था। जिस पर आदमी कहता है कि ज्यादा झंडू बाम मत बनो। तब ये लोग अब सेवेंथ प्रिंस के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ सेवेंथ अंदर मेडिटेट कर रहा था। जिस पर आदमी कहता है कि जब वो कल्टीवेट कर ही नहीं सकता तो फिर ध्यान से क्यों बैठा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी कल्टीवेशन आती हो, बस ये किसी को बता नहीं रहा। तब ये लीडर कहता है कि बकवास बंद करो और जाओ मारो उसे। जिस पर इतना सुनते ये लोग भी सेवेंथ को मारने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी सेवेंथ आंखें खोलते हुए तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल के इन सबका गला रेत देता है। तब इस नजारे को देख इस लीडर के फटके फ्लावर हो जाती है और ये खुद से कहता है कि इसकी माँ का ये मेरी आंखें क्या देख रही है, इसने तो ऐसे लाशें बिछाए जैसे घर में कोई चटाई बिछाता हो। तब सेवेंथ कहता है कि सामने आओ। जिस पर ये लीडर भी बाकी लोग साथ अंदर आ जाता है और आते हुए पूछता है कि ये तुम्हारा स्वॉर्ड चमक क्यों रहा है। तब सेवेंथ कहता है क्योंकि मेरा मार्शल सोल यही है। जिस पर इतना सुनते ये लोग यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि दिल्ली से पहले रुकना नहीं है, आज अगर जिंदा बचे तो फिर सबसे पहले उस क्राउन प्रिंस का ही जाके बांस करना है। तब सेवेंथ कहता है कि वो तो तुम्हें क्राउन प्रिंस ने भेजा था और इतना कहते ही सेवेंथ वन शॉट टेक्निक का यूज करते हुए एक ही स्लाइस में सबको निपटा देता है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मार्विन के फादर मार्विन से कह रहे थे कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, गधी की बच्ची तुम चाहती हो, इसके लिए तुम पूरी लाइफ पछताओगी। तब मार्विन के आदि पिताजी शायद अब अच्छे से समझ नहीं पाए, क्राउन प्रिंस के सामने सेवेंथ प्रिंस कुछ भी नहीं है। जिस पर एल्डर माओ कहते हैं कि खामोश हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है सेवेंथ प्रिंस कोई मामूली बंदा है, आखिर तुम जानती क्या उसके बारे में, उसने बगैर कल्टीवेशन के कितनी लड़ाइयाँ जीती है। तब मार्विन कह रही कि वो अपने कल्टीवेशन को अवेक नहीं कर पा रहा, लड़ाइयाँ क्या खाक जीतेगा। क्राउन प्रिंस के सामने सेवेंथ बौना है और बौना चाहे पहाड़ की ऊंचाइयों में भी क्यों ना हो, लेकिन बौना ही रहेगा। जिस पर एल्डर माओ इसे एक बढ़िया वाला चिपकाते हुए कह रहे हैं कि सड़प। तब मार्विन रोते हुए कह रही फादर ऐसा क्या है उस लूजर में जिसके लिए आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। जिस पर एल्डर माओ इसका हाथ पकड़ के ले जाते हुए कह रहा है चलो तुम मेरे सामने जाके अभी के अभी सेवेंथ प्रिंस से माफी मांगोगी। तब इधर अब हम सेवेंथ को देखते हैं जो कि अपने कल्टीवेशन में लीन था। जिस पर तभी यहाँ एक जोरदार लाइटनिंग के साथ एक पर्सन आ जाते हैं, जो आते हुए पूछते हैं क्या तुम ही सेवेंथ प्रिंस हो। तब सेवेंथ भी यस कहते हुए अपने मन में कहता है कितना पावरफुल हो रहा है। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि मैं विंसिंग एकेडमी का इंस्ट्रक्टर बाइसिन हूँ। तब सेवेंथ इसे तुरंत ही ग्रीट करते हुए कहता है कि वो तो आप ही है विंसिंग एकेडमी के इंस्ट्रक्टर। जिस पर एल्डर बाय कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि तुम्हारा जो एडमिशन था विंसिंग एकेडमी में उसे रद्द कर दिया गया है। तब सेवेंथ कहता है कि लेकिन क्यों। जिस पर एल्डर बाय कहता है कि तुम पूछ रहे हो क्यों, तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, इसका मतलब हमेशा एक मामूली इंसान रहोगे। तब सेवेंथ कहता है कि लेकिन मैंने बगैर कल्टीवेशन की बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है, आप चाहे तो अभी कभी मेरा टेस्ट ले सकते हैं। जिस पर तभी मार्विन यहाँ पर आके हंसते हुए कह रही कि देख लीजिए पिताजी इस लूजर की औकात क्या है, इसे तो विंसिंग एकेडमी वाले भी अपने सेक्ट में नहीं ले रहे। तब एल्डर माओ काफी गुस्से में कहते हैं कि चुप रहो तुम, और फिर ये सेवेंथ को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरी बेटी नादान है और मैं चाहता हूँ किसने जो किया है वो आसानी से माफ करने के लायक नहीं है, मगर एक बेटी का बाप होने के नाते मैं पूरी शर्मिंदगी के साथ अपनी बेटी के गुनाहों के लिए माफी मांगता हूँ। तब मार्विन कह रही कि मैं यहाँ पर कोई माफी मांगने नहीं आई और ना ही मुझे किसी बात का रिग्रेट है, तुम एक लूजर और हमेशा लूजर ही रहोगे। जिस पर एल्डर बाय कह रहा है कि यही दुनिया का उसूल है, चमकते सूरज को हर कोई सलाम करता है, बट नाकामी में सबसे पहले वही लोग तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे जो पहले तुम्हारे साथ थे। सेवेंथ प्रिंस ये तुम्हारी गलती है, तुम पावरफुल नहीं हो सके और ये सब तुम्हें झेलना पड़ रहा है। और इतना क्या कि एल्डर बाय यहाँ से निकल जाते हैं और चाहते हैं कहते हैं कि इसका जो स्पॉट खाली रह गया उसके लिए किसी टैलेंटेड डिसाइपल को ढूंढना होगा। विंसिंग एकेडमी में कमजोरों के लिए कोई भी जगह नहीं है। तब उनके जाने के बाद एल्डर माओ कहता है कि लोग क्या कह रहे हैं मुझे
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब भी चाहता हूँ कि आप ही मेरी बेटी से शादी करें। जिस पर सेवेंथ कह रहा है शादी कोई मजाक नहीं जो जबरदस्ती करा दिया जाए। आप ही बेटी ने जो गुनाह किया है उसके लिए पूरे सिटी के सामने हमारी मंगनी को तोड़ना होगा। तब एल्डमा कह रही क्या पूरे सिटी के सामने? जिस पर माफिन अब काफी ज्यादा भड़कते हुए कह रही है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? ऐसा करने से तो पूरी सिटी में हमारे माँ फैमिली की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। तब सेवेंथ कह रही अगर आप ऐसा ना करना चाहे तो फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा एल्डर माओ। जिस पर एल्डर माओ कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तब माफिन कह रहे कि आखिर आपको हो क्या गया पिताजी, इस चोमू से आप भला माफी क्यों मांगेंगे? सेवेंथ कान खोलिए सुन लो, अगर तुम वाकई मर्द हो तो फिर आज ही क्राउन प्रिंस से जाके फाइट करो। जिस पर तभी पीछे से एक लेडी आती हुई कह रही है कि वो क्यों फाइट करेगा क्राउन प्रिंस से, सगाई तुम्हारे फादर ने करवाई थी ना कि क्राउन प्रिंस ने। माफिन पूछती है कि तुम कौन हो? जिस पर लेडी अब सेवेंथ को ग्रीट करते हुए कह रही है कि मेरा नाम रानी है, थ्री रिलम ऑफ चैम्बर की प्रिंसेस। तब सेवेंथ कह रही थ्री रिलम ऑफ चैम्बर की प्रिंसेस क्या वाकई में? जिस पर रानी भी यस कहती है। तब सेवेंथ हमें बता रही थ्री रिलम ऑफ चैम्बर 3 बड़ी किंगडमों के बीच फैला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कपड़े सिलने की सुई से लेकर जंग में चलने वाले हथियार तक का बिजनेस करते हैं। इनका बिजनेस इतना बड़ा है कि हर सिटी का एम्परर इनके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखता है ताकि कभी उन्हें अगर दवाइयाँ वेपन्स या फिर खाने की भी जरूरत पड़ी तो फिर अच्छे दामों में वो इनसे खरीद सके। जिस पर एल्डमा कह रहा है कि आखिर इतने बड़े घराने की लड़की यहाँ सेवेंथ प्रिंस से मिलने क्यों आई है? तब माफी ने एकदम से कुछ याद करते हुए कह रही कि मुझे याद आया, कहीं ये लोग वही तो नहीं जो कि पूरे सिटी का बिजनेस चलाते हैं। जिस पर एल्डमा कह रही बिल्कुल सही समझे, पूरे टेन्यू डायनेस्टी में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनसे बैर रखने की हिम्मत करे, यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज भी नहीं। बेटी अगर ये लड़की यहाँ पर सेवेंथ प्रिंस के लिए आई है तो फिर तुम अपनी गलतियों पर पछताने के लिए तैयार रहो। ये लोग बाहर से भले ही बिजनेसमैन दिखते हैं बट अंदर से इनके कई तरह के मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन भी चलते हैं। तब सेवेंथ पूछता है कि मिस रानी आप यहाँ पे पर्सनली आए, क्या आपको मुझसे कोई काम है? जिस पर रानी कह रही मुझे पता चला कि मिस माफिन तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बगैर किसी टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पे आ गई तुमसे अपनी शादी की बात चलाने। तब ये सुन के सेवेंथ बहुत ही फनी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। जिस पर माफिन कह रही मिस रानी मैं कुछ समझे नहीं, आखिर इतने बड़े घराने की होगी तुम यहाँ पे इस लूजर से शादी की बात करने कैसे आ सकती हो? आखिर हो क्या गया है तुम लोगों को? तब रानी कह रही मुंह बंद करो, अपने काम से काम रखो, तुम इतनी क्वालिफाइड नहीं होगी सेवेंथ प्रिंस को जज कर सको। सेवेंथ प्रिंस एक बहुत ही होशियार टैलेंटेड और जीनियस पर्सन है, तुम्हारी जैसी घटिया लड़की कभी भी सेवेंथ प्रिंस के गुणों को नहीं देख सकती। जिससे सुनिए माफिन को गुस्सा तो बहुत आता है बट ये मिस रानी को कुछ कह नहीं पाती। तब रानी सेवेंथ से कह रही प्रिंस अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर मैं प्रिंसेस रानी आपसे शादी करना चाहती हूँ, वो भी बिल्कुल आज के आज ही। जिस पर सेवेंथ कह रहा है कि इतनी जल्दी? तब रानी कह रही ठीक है आप जब चाहेंगे तभी शादी करेंगे, बस अभी के लिए आप सिर्फ हाँ या ना कह दीजिए। जिस पर सेवेंथ कह रही हाँ मुझे भी मंजूर है। तब रानी कह रही माफिन सुना तूने, अब से सेवेंथ प्रिंस मेरा और हम बहुत ही जल्द शादी भी कर लेंगे, इसीलिए अब दोबारा कभी मेरे प्रिंस के आगे पीछे मत भटकना। जिस पर माफिन बहुत ही गुस्से में कह रही तुम्हारी तो मैं। तब एल्डमा कह रही चलो बेटी तुमने अपने नसीब को अपने हाथों से खोट दिया। जिस पर माफिन इससे कह रही नहीं आज मैं जान के रहूंगी कि आखिर इस लूजर में ऐसा है क्या जो सभी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तब एल्डमा कह रही अगर तुमने दोबारा सेवेंथ प्रिंस को लूजर कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिस पर माफिन कह रही कि लेकिन। तब एल्डमा कह रही हमारे माँ फैमिली को डुबाने के लिए तुम जैसी एक ही गति की बच्ची काफी है। जिस पर इतना कह के एल्डर माँ इसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तब रानी पूछती है बता फिर शादी कब हो रही है? जिस पर सेवेंथ पूछता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तब रानी कह रही कि बिल्कुल, देखो ये मेरे पुरखों का दिया हुआ पेंडेंट है जिसे मैं हमेशा ही अपने पास रखती थी बट अब मैं इसका एक हिस्सा एज अ लव सिंबल के रूप में तुम्हें देती हूँ। जिस पर सेवेंथ कुछ भी नहीं कहता है। तब रानी पूछती है क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? जिस पर सेवेंथ एक बेहतरीन जवाब देती हुई क्या था कि नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। थ्री रिलम ऑफ चैम्बर की प्रिंसेस को कोई मुझ जैसा नहीं बल्कि मुझसे भी लाख गुना अच्छा मोस्ट पावरफुल प्रिंस मिलना चाहिए बट तुमने जो आज यहाँ आके माँ फैमिली के सामने मेरी लाज रखी उसके लिए मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया और इसीलिए इस पेंडेंट को मैं फ्रेंडशिप के रूप में एक्सेप्ट करके ये वादा करता हूँ कि अगर कभी फ्यूचर में तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ी तो फिर सबसे पहले मैं ही आऊंगा। तब रानी कह रही अरे अरे आप तो काफी सीरियस निकले जी। जिस पर सेवेंथ कह रहा तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया था कि तुम सिर्फ यहाँ पे माफिन को चलाने के लिए आई हो। तब रानी यहाँ से जाते हुए कह रही कि ठीक है जी अपना ख्याल रखिएगा, फ्यूचर में अगर मुझे पति नहीं मिला तो फिर सबसे पहले तुम्हें घर से उठाऊंगी।
जिस पर सेवेंथ कह था कि अगेन थैंक यू मिस रानी। तब रानी कह रही तुम्हारे बैटल लड़ने के तरीके ने मुझे इम्प्रेस कर दिया था, इसीलिए आज मैं यहाँ पे बिल्कुल मौके पे तुमसे मिलने आई थी। जिस पर इसके पहले से निकलने के बाद ये आदमी कह रहा है फाइनली इतने सालों में आप जो चाहती थी आपको मिल ही गया। सेवेंथ प्रिंस आपका दोस्त बन चुका है, अब आगे का क्या प्लान है? तब रानी कह रही प्लान का तो पता नहीं लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जिस पर ये आदमी कह रहा है क्या कोई प्लान नहीं है, कहीं आपको सचमुच में तो वो पसंद नहीं आ गया? तब रानी कह रही हाँ पसंद आ गया, बताओ कौन रोकेगा मुझे? तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो क्या कर सकता है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है। बस मुझ पे भरोसा रखिए और आगे देखते चाहिए कि फ्यूचर में वो लड़का क्या करता है। जिस पर आप सीन चेंज होता है, हमें क्राउन प्रिंस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज सुबह उसके बारे में बताते हुए मार्किन सेवेंथ प्रिंस को मारने के लिए कह रहे थे। तब क्राउन प्रिंस कह रहा कि मैंने असिस्टेंट्स को तो भेजा था बट वो सेवेंथ बच कैसे गया? जिस पर मार्किन कह रही क्या तुमने असिस्टेंट्स भेजा था फिर भी वो बच गया? तब क्राउन प्रिंस कह रहा कि डोंट वरी, क्या हुआ अगर वो भाड़े के गुंडों से बच गया तो? क्राउन प्रिंस से दुश्मनी मोल लेने वाला मरेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर मार्किन खुश होती है कह रही कि सच में? तब क्राउन प्रिंस कह रही जस्ट वॉच बेबी। तब सीन चेंज होता और हमें 2 दिनों के बाद फिर से एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेवेंथ प्रिंस और थर्ड प्रिंस ही फिर से फाइट कर रहे थे, लेकिन इस बार सेवेंथ थर्ड प्रिंस को अच्छा मजाक सिखाता है। जिस पर पीछे जाते हुए थर्ड प्रिंस पूछता है कि तुमने ये कैसे किया? तब सेवेंथ कहता है कि जादू से। जिस पर थर्ड प्रिंस कहता है क्या जादू? और फिर थर्ड प्रिंस सेवेंथ से कहता है कि भाई मैंने जो पहले कहा था कि तुम एक लूजर हो उसे मैं वापिस लेता हूँ। आज मैं समझ गया कि तुम कोई लूजर वूजर नहीं बल्कि एक जीनियस हो, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रॉयल पैलेस में ग्रेट जनरल और ब्लेजिंग सेक्ट में एक डिसाइबल का स्पोर्ट खाली है। मुझे लगता है अब तुम आसानी से इन दोनों स्पोर्ट्स में इनरोल कर जाओगे। तब सेवेंथ पूछता है कि और तुम्हारा क्या, तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें कोई रॉयल पैलेस या फिर किसी भी एकेडमी में एडमिशन नहीं चाहिए? जिस पर थर्ड प्रिंस यहाँ से चाहते हुए कह रहा है कि मुझे ये रॉयल पैलेस वाले नौकरों की नौकरी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ खुले आसमान के नीचे पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। तब एरिना से बाहर निकलते थर्ड खुद से कह रहा है क्या तुमने भी फील किया कि ब्रदर की पावर अचानक ही बढ़ गई है? वो टेक्निक से वो यूज कर रहा है वो बगैर कल्टीवेशन के परफॉर्म हो ही नहीं सकता। जिस पर इसके अंदर से भी एक आवाज क्या था कि मास्टर मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसके अंदर भी कोई पावर है, एक ऐसी मिस्टीरियस पावर जो उसे बिल्कुल टीचर की तरह गाइड कर रहा है। तब थर्ड क्या था कि ओहो इसका मतलब ब्रदर को भी कोई तुम्हारी जैसा मिल चुका है। वेल चलो फिर प्रैक्टिस को बढ़ा दे, मैं भला ब्रदर सेवन से पीछे कैसे रह सकता हूँ? गाइस समझ रहे हो थर्ड प्रिंस के पास भी मास्टर पी की तरह ही कोई हेवनली पर्सन है। जिस पर कुछ दिन बीतने के बाद सेवेंथ प्रिंस ऐसे बाहर कहीं टहलने के लिए निकला था जहाँ 2 लड़के इसे रोक लेते हैं। तब सेवेंथ पूछता है कि क्या खुजली है तुम दोनों को? जिस पर ये लड़का कहता है तुम जानते हो कि हम कौन है? तब दूसरा लड़का कहता है कि और क्या तुम ये जानते हो कि हमने तुम्हें क्यों रोका? जिस पर सेवेंथ कहता है कि पैसे मत मांगना, मैं घर से वॉलेट लेके नहीं आया। तब एक लड़का कहता है कि मैं ग्रैंडसन हूँ रॉयल पैलेस के ईस्ट आर्मी जनरल का। जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि और मैं ग्रैंडसन हूँ वेस्ट आर्मी जनरल का। तब सेवेंथ कहता है हाँ तुम मुझे क्यों बता रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा से कर्जा लिया है? जिस पर ये दोनों अब काफी भड़कती हुए कहते हैं कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम तो अपग्रेड जनरल भी नहीं रहे, हमारे महान ग्रैंडपा के बारे में ऐसा बोलने के लिए अभी कभी तुम माफी मांगो। तब सेवेंथ कहता है क्या तुम दोनों जानते हो कि मैंने तुम दोनों के ग्रैंडपा की कितनी बार जान बचाई है? आज वो दोनों अगर सही सलामत रॉयल पैलेस के टुकड़ों में पड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। इसके बावजूद भी मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मेरे पोजीशन से हटाने में जरूर उनका भी हाथ होगा। जिस पर ये लड़का कहता है हाथ क्या पूरा पूरा शरीर है, बताओ क्या कर लोगे तुम? तब दूसरा वाला भी कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ एक लूजर हो जिसे कल्टीवेशन भी नहीं आती। पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने आज से 3 साल पहले एम्परर को आइडिया दिया था जो तुम्हें ग्रेट जनरल बना बैठे थे। जिस पर इतना सुनते सेवेंथ अपने स्टार स्वॉर्ड को अफेयर करता है और फिर एक ही झटके में इनके आर पार हो जाता है। तब ये लड़का कहता है कि क्या हुआ भाई? जिसके बाद तुरंत ये दोनों जमीन में गिर के चिल्लाते हुए कहता है कि इसने हमारे पैरों को काट दिया। दीदी भी कहता है कि दोबारा कभी औकात से ज्यादा मत बोलना। तब इनसे निपटने के बाद सेवेंथ वापिस अपने पैलेस में आके प्रैक्टिस में लग जाता है और फिर लगते ही पूछता है कि मास्टर आखिर अचानक ही लोगों को क्या हो गया जो मुझसे हेट करने लगे? जिस पर मास्टर पीक कहता है कि लोग तुम्हारी इज्जत तभी तक करेंगे जब तक वो तुमसे कमजोर हैं। ये तुम्हारी गलती है कि समय के साथ साथ तुम पावरफुल नहीं हो पाए और लोग तुमसे आगे निकलने लगे। तब सेवेंथ कहता है कि यही सेम बात विंची के अकेडमी के इंस्ट्रक्टर ने भी कही थी। खैर इन बातों को छोड़िए और आप मुझे ये बताइए कि आखिर मेरे असली फादर किस टाइप के पर्सन थे? जिस पर मास्टर पीक कहता है तुम्हारे फादर एक अलग ही लीग के पर्सन थे, वो अपने काम के इतने पक्के थे कि उनके नाम के आगे ग्रेट लगाया जाता था।
तब ये सुन के सेवंथ काफी खुश होती है, कहता है कि जानता था मेरे फादर एक ग्रेट पर्सन होंगे। बताओ मास्टर भी कह रहे कि लोग उनके नाम के आगे ग्रेट लगाते थे। और फिर सेवंथ पूछता है कि आखिर लोग उन्हें बुलाते कैसे थे, जिस पर मास्टर पीक कहता है कि ग्रेट शेफ लिसान। तब सेवंथ बिल्कुल पोपट होती है, कहता है कि क्या ग्रेट शेफ, जिस पर मास्टर पीक भी यस में सर हिलाते हैं। तब सेवंथ दोबारा पूछता है क्या मेरे फादर एक शेफ थे, जिस पर मास्टर पीक कहता है कि हाँ लड़के हाँ, तुम्हारे फादर इतने फेमस और बढ़िया शेफ थे कि दोस्त बल्कि दुश्मन भी उनके हाथों के खाने की तारीफ करते थे। तब इनकी बात करते करते यहाँ एक लेडी आ जाती है, जिसे देखते सेवंथ कहता है कि बड़ी सिस्टर आप। तब ये लेडी जो कि एम्परर की सबसे पहली संतान प्रिंसेस रियो है। ये सेवंथ से कहती फादर ने कल तुम्हें कन्फेशन के लिए रॉयल पैलेस में बुलाया है और मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ। जिस पर सेवंथ पूछता है कि लेकिन क्यों। तब प्रिंसेस रियो कहती है कि तुम पूछ रहे हो क्यों, ग्रैंडपा के गुजरने के बाद जब से फादर एम्परर बने हैं तब से उन्हें ना तो सिटी की चिंता है और ना ही लोगों की। उन्हें अगर किसी की चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों की। वो कल तुम्हें सबके सामने ऑफिशियल रूप से ग्रेड जनरल के पद से हटा देंगे। इतना ही नहीं, तुमने जो ईस्ट जनरल और वेस्ट जनरल के लड़कों का पैर काटा है उसके लिए तुम्हें जेल भी भेज सकते हैं। जिस पर सेवंथ किया था कि वो तो अभी मुझे प्रिजन में डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। तब प्रिंसेस रियो की आदि सेवंथ मुझे ये भी पता है कि इन सबके पीछे क्राउन प्रिंस का हाथ है, बट टेंशन मतलब मैं उसे सबक सिखा दूंगी, तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर सेवंथ की आदि सिस्टर मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए। तब प्रिंसेस रियो की आदि की शादी तो मैं भी हूँ, बट ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। आज से 3 साल पहले जब हमारे सिटी में हमला हुआ था तब सारे प्रिंसों में सिर्फ तुम्हारे अंदर ही इतना कलेजा था कि तुमने सिर्फ 3 सालों के साथ जाकर उन्हें खदेड़ दिया। तुम्हारी बदौलत फादर आज शहर से एम्परर की गद्दी पर बैठे हुए हैं, मगर देखो कुछ ही दिनों में वो सब कुछ भूल गए और सिर्फ फादर ही नहीं बल्कि पूरा टेन्यूर सीरी तुम्हारे अचीवमेंट्स को भूल गया। जिस पर सेवंथ कहता है कि बड़ी सिस्टर आप तो नहीं भूली ना, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तब रियो कहता है कि मतलब तुम नहीं मानोगे। जिस पर सेवंथ कहता है कि मुझे लास्ट बार फादर से फेस टू फेस मिलना ही है। तब रियो भी ओके कहते हुए यहाँ से चली जाती है। जिस पर मास्टर पी का पैर होते हुए कहते हैं पूरे टेन्यूर सीरी में सिर्फ यही इकलौती पर्सन है जिसे तुम्हारी परवाह है। तब सेवंथ कहता है कि एम्परर की पहली संतान है, हम सारे सिबलिंग्स में सबसे बड़ी। इनका डिसीजन और नेचर भले ही कोल्ड हो बट ये हमेशा ही सही होती है, लेकिन एम्परर ने कभी भी इन्हें अपनी औलाद की तरह प्यार और ट्रीट नहीं किया। जिस पर मास्टर पी कहता है कि तुम्हारे फंटर आ रहे हैं। तभी इनकी इतना कह दिया अचानक ही 5 लोग आ जाते हैं जो आते ही कहते हैं कि प्रिंस बताइए क्या ऑर्डर है। तब सेवंथ कहता है कि मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया। जिस पर ये लड़का कहता है कि हमने सुना कि आप पर हमला हुआ था इसलिए हम लोग तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। तब आर्मर मैन भी कहता है प्रिंस प्लीज बताइए हमें कि आखिर आपके ऊपर अटैक किसने किया था, अभी जाके हम इसका खेल तमाम कर देते हैं। जिस पर सेवंथ कहता है कि कोई जरूरत नहीं। तब ये लोग कहते हैं कि क्या। जिस पर सेवंथ कहता है कि शैडोज में ही रहो, ये मेरा ऑर्डर है। तब ये लोग यस प्रिंस कहते हुए तुरंत ही डिसअपेयर हो जाते हैं। गाइस देख रहे हो सेवंथ प्रिंस के पास अपना शैडो वॉरियर भी है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेवंथ कहता है चलिए चलते हैं। तब मास्टर पी कहते हैं क्या तुम श्योर हो। जिस पर सेवंथ कहता है कि मुझे खुद से ज्यादा आपके गाइडेंस पे भरोसा है, चलिए आज आर पार कर ही देते हैं। तब मास्टर पी कहता है कि वेल डन बॉय, मैं भी यही सुनना चाहता था। और इतना क्या कि ये लोग रॉयल पैलेस की तरफ निकल जाते हैं जहाँ आसपास के लोग इसे देखते हुए कहते हैं कि देखो वो आ गया, आज तो इसे जेल में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, सब कुछ पहले से ही प्लान हो चुका है और अगर इसने हाथ पर चलाने की कोशिश की तो फिर रॉयल पैलेस के अंदर इसे मार दिया जाएगा, ऐसा क्राउन प्रिंस ने कहा है। तब ये आदमी कहता है कि हमें पैसे मिल चुके हैं, हमें बस क्राउन प्रिंस जैसा कहा है वैसा ही करना है। जिस पर इधर अभी गार्ड सेवंथ को रोकते हुए कहता है कि अपना स्वॉर्ड नीचे रखो, तुम रॉयल पैलेस में स्वॉर्ड लेकर नहीं जा सकते। तब सेवंथ पूछता है कि क्यों। जिस पर गार्ड कहता है सेवंथ प्रिंस क्या तुम भूल गए कि जिसकी सुनवाई होती है वो वेपन अंदर लेके नहीं जा सकता, कहीं कल्टिवेशन के साथ साथ तुम्हारा बुद्धि भी तो भ्रष्ट नहीं हो गया। अब जल्दी से मेरा मुंह ताकना बंद करो और इस स्वॉर्ड को नीचे रखो। तब ये लोग अब दूर से कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, एक टाइम जिसने पूरे सिटी को बचाया आज उसके साथ है ऐसा व्यवहार। जिस पर साइड वाले अंकल कहते हैं कि हम मजबूर है इसलिए क्राउन प्रिंस ने जैसा कहा है वैसा ही करना होगा। तब सेवंथ इधर एक ही लात में इस गार्ड को पीछे कर देता है, जिसके बाद सेवंथ बाकी आ रहे गार्ड्स को भी लेटा देता है। जिस पर ये लोग अब डरते हुए कहते हैं सेवंथ प्रिंस हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, हाथ पैर चलाने वाली वैसी कोई बात तो नहीं है। तब सेवंथ इन्हें ये ऑर्डर दिखाते हुए कहता है कि अपनी सुअर जैसी आंखों को अच्छे से खोल के देखो। जिस पर इस ऑर्डर को देखते सारे लोग कहते हैं कि ये तो रॉयल ऑर्डर है। तब आसपास के लोग भी थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो ओल्ड एम्परर का ऑर्डर है। जिस पर ये आदमी कहता है कि
कि आज से 3 साल पहले जब हमारे तेनियम सिटी में अटैक हुआ था, तब सेवेंथ प्रिंस ने बहुत ही बहादुरी से उस बैटल को लड़के जीता था। तब हमारे ओल्ड एम्परर ने इसकी काबिलियत को देखकर अपना शाही ऑर्डर दिया था, क्योंकि सिर्फ 300 लोगों के साथ आज तक किसी ने भी बैटल को नहीं जीता था। इस ऑर्डर का होने का मतलब है कि रॉयल पैलेस में एम्परर के बाद उसी पर्सन की सबसे ज्यादा वैल्यू है। जिस पर सेवेंथ अब आगे बढ़ती है क्या जब तक ये ऑर्डर मेरे पास है तब तक कोई भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकता, तुम चिलगोचे तो बिल्कुल भी नहीं। तब इतना क्या सेवेंथ आगे बढ़ ही रहा होता है तभी इसके सामने ईस्ट जनरल और वेस्ट जनरल आ जाते हैं। जिस पर सेवेंथ पूछता है कि अब तुम दोनों क्या खुजली है। तब वेस्ट जनरल पूछता है क्या तुमने कल हमारे लड़कों का पैर काटा। जिस पर सेवेंथ कहता है कि बिल्कुल यस। तब पीछे खड़े लोग कह रहे हैं कि क्या सेवेंथ ने इनके लड़कों का पैर काट दिया, हमें तो लगा सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई है। जिस पर ईस्ट जनरल अब भड़कती है क्या सेवेंथ तुम्हारी ये मजाल कि हमारे बैल जैसे सीधे बच्चों का पैर काट दो, क्या समझते तुम खुद को, तो तुम ग्रेट जनरल भी नहीं रहे। तब सेवेंथ दोनों बिल्कुल गाल में प्रसादी दे देता है। जिस पर ईस्ट जनरल कहता है क्या तुमने हमारे ऊपर हाथ उठाया। तब सेवेंथ कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम दोनों की नीयत में इतना खोट है तो तुम दोनों ओल्ड बास्टर्ड को मैं वही जंग में ही मार डालता। जिस पर वेस्ट जनरल कहता है सेवेंथ अपनी मर्यादा में रहो, एक बार बचा लिया इसका मतलब हम तुम्हारे गुलाम नहीं हो गए। तब वेस्ट जनरल भी कहता है कि चलो एम्परर के पास, अब तो तुम्हें जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता और जेल में हम ही खातिरदारी करेंगे। जिस पर इतना कहते सेवेंथ पैर भी चला देता है। तब वेस्ट जनरल भी अब सेवेंथ को मारने के लिए बढ़ता है, बट सेवेंथ इसे मुंह में देते हुए आगे बढ़ जाता है। जिस पर ये दोनों अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो एम्परर के पास अब फैसला वही होगा। तब लोग भी अब बातें करते हुए कहते हैं सेवेंथ प्रिंस पहले से भी ज्यादा अग्रेसिव और डोमिनेटिंग हो गया है, बता बिना हाथ पैर चलाई तो ये बात कर ही नहीं रहा। जिस पर सेवेंथ प्रिंस अब रॉयल पैलेस की ओर जा ही रहा होता है तभी इसके सामने फिफ्थ प्रिंस और सिक्स्थ प्रिंस आ जाते हैं।